नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता, और आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे फैली, कैसे उसका विस्तार हुआ, कैसे उसकी खोज हुई, ठीक है ना। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोला। फिर हमने इसकी तमाम बातों को हमने अच्छे तरीके से जाना। आज हम सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति को समझेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, ये सब जो स्थान मिले, इनकी नगर नियोजन कितनी व्यवस्थित थी, आज इसी को समझेंगे। आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को अच्छे से समझते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंदुस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं इसके नगर नियोजन की बात करता हूं कि इसके नगर में जो योजना बनाई गई थी, किस प्रकार से नगरों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया था, इसी की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मैं आपको बताऊं, यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, अर्थात जो नगर, शहरीय सभ्यता आप जिसको कह सकते हो। हमको इसका ज्ञान कैसे हुआ, कैसे हम जाने कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसके लिए हमको कोई ना कोई प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो जो प्रमाण हमको चाहिए वो हमको पुरातात्विक अवशेष और अनुसंधान से मिले। अर्थात हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। हमारे जो पुरातात्विक थे उनको इमारतें मिली हैं, भवन मिले हैं, सिक्के मिले हैं और बहुत सारी चीजें मिली हैं, जिनसे हम उनके अवशेषों और जो अनुसंधान खोज हुए हैं उनके आधार पर हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और वहां का नगर नियोजन एक बहुत अच्छा नगर नियोजन था, जो आज भी हम कहीं ना कहीं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के अपने शहरों में अपना सकते हैं। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन किया गया था ये अद्भुत था, एक अद्भुत नगर नियोजन था। और इसका जो अनुकूल था वो पर्यावरण के था, अर्थात किसी भी प्रकार से पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाई थी इन्होंने। इनका नगर नियोजन इतना सुव्यवस्थित था कि पर्यावरण बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ था। आइए आगे जानते हैं। इनकी जल निकास प्रणाली, कहा जाता है कि इनके पास जो जल निकास प्रणाली थी बहुत अच्छी व्यवस्था थी इनके यहाँ। मतलब कि नालियां जो है जा करके एक बड़े नाले में मिलती थी जो, और सभी नालियां ढकी हुई थी, ऐसी व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे हम लोग उस पर थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। और आगे का जो बिंदु है वो कहता है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर, समकोण का मतलब 90 डिग्री, कुछ ऐसे, ये देखिए यहाँ समकोण का कोण बन रहा है, अर्थात सड़कें जो एक दूसरे को काटती थी वो समकोण पर जो है एक दूसरे को काटती थी। और आगे कहा गया कि नगर हमेशा इनके जो थे वो दो भागों में विभक्त था। नगर जो था वो दो भागों में विभक्त था, एक भाग ऊंचा था, दूसरा भाग नीचा था। देखिए, ये जो ऊपर का भाग था ये थोड़ा छोटा था, यहाँ शासक वर्ग, राजा, उनके मंत्री लोग यहाँ निवास करते थे। इसको कहा गया है ये प्रथम भाग है, अर्थात ये ऊंचा क्षेत्र था। आप कह सकते हो ये जो क्षेत्र था ये ऊंचा था, और यहाँ जो लोग थे उनकी संख्या कम थी, अर्थात यहाँ निवास करने वाले लोगों की संख्या कम थी। दूसरा आवास क्षेत्र, या इसको हम लोग कहते हैं आवासीय क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र भी इसी को कहते हैं, और आवासीय क्षेत्र कहते हैं। और इसको निचला दुर्ग कहा जाता था, इसको निचला दुर्ग भी कहा जाता था। यहाँ श्रमिक, कृषक, व्यापारी, आप और आगे अगर जानना चाहो तो यहाँ कह सकते हो, यहाँ बुनकर, आपके जो बुनकर हो गए, ठीक है, और आपके जो आप श्रमिक हो गए, कृषक हो गए, आपके बुनकर हो गए, और जो कारीगर हो गए, कारीगर, ये सब यहाँ पर निवास करते थे। अर्थात हम कह सकते हैं जो आवासीय क्षेत्र निचला दुर्ग था ये थोड़ा नीचे था, और ये जो प्रथम भाग था ये थोड़ा ऊंचाई पर था, जैसे ऐसे। तो ये वाला भाग शासक वर्ग का हो गया और ये वाला भाग आवासीय क्षेत्र निचला दुर्ग हो गया, जहां पर आम जनता रहती थी। इसको एक चीज और कह सकते हैं, यहाँ आम जनता रहती थी, आम जनता, आम जनता का स्थान या निवास स्थान आप कह सकते हैं, आम जनता का निवास। यहाँ जो आम जनता है वह निवास करती थी। अगर थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ नालियों के बारे में जो वर्णन किया गया, कहा गया नालियां
किनारे, जो मान लीजिए ये आपकी सड़क है तो इसके किनारे नालियां थी और ये नालियां पूर्ण रूपेण से आपको ढकी मिलेंगी। अर्थात जो नालियां हैं वो क्या है, सड़क के किनारे हैं और ढकी हैं और ये मुख्य नाले से जुड़ी हैं। जब ये आगे जाएंगी तो इनको एक बड़े से नाले में ये मिल जाती हैं। अर्थात जितनी भी नालियां हैं वो सभी एक बड़े नाले में मिल जाती हैं और ये इसका पानी आगे ऐसे निकल जाता है। ठीक है, तो नालियां जो है वो सड़क के किनारे हैं और मुख्य नाले से ये जुड़ी हुई हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, इनका जो नगर नियोजन है वो लगभग एक समान देखने को मिलता है कि हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का और कालीबंगा का जो नगर नियोजन व्यवस्था वो लगभग एक समान है। और यहाँ पक्की ईंट का साक्ष्य भी मिला है। यहाँ पक्की ईंट का साक्ष्य घर बनाने में भी मिला है, नाली बनाने में भी बना है, किलाबंदी करने में भी आपको पक्की ईंट का ही साक्ष्य मिला हुआ। किलाबंदी का मतलब जैसे ये है आपका पूरा नगर है, इसके चारों ओर एक ऐसी रक्षा प्राचीर खड़ी कर देना जिससे इससे पशु से, ठीक है, पशु, चोर, लुटेरे, इन सब चीजों से जो है सुरक्षा मिलती थी। अब आगे बात करते हैं, कालीबंगा रोपड़ में कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं। आप कह सकते हो कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं। तो जो आपका कालीबंगा और रोपड़ है इन स्थानों पर कच्ची ईंट का साक्ष्य मिला कि यहाँ जो ईंट मिली है वो कच्ची मिली है। लेकिन ये अपवाद की अगर मैं बात करूं, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। और यहाँ जो नालियां हैं वो पकी ईंटों की प्लस लकड़ी की नाली का साक्ष्य मिला है। जो ये कालीबंगा है ना, यहाँ लकड़ी की नाली का भी साक्ष्य मिला है। अभी जब मैं आपको कालीबंगा के बारे में सिर्फ बताऊंगा तो वहां मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। यहाँ से थोड़ी सी जानकारी, यहाँ काले रंग की चूड़ियां मिली हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ मिले, इन सबकी चर्चा हम कालीबंगा पढ़ते समय करेंगे। ये अपवाद स्वरूप है कि यहाँ अगर मैं बात करूं, कालीबंगा और रोपड़ में रक्षा प्राचीर कच्ची ईंट से है, मकान कच्ची ईंट से है, लेकिन नालियां पकी ईंट से बनी है और लकड़ी की भी नाली पाई गई है। ठीक है ना। अगर यहाँ मकान की स्थिति देखेंगे तो ये जो मकान है वो कच्ची ईंट के बने हैं, रक्षा प्राचीर भी कच्ची ईंट का ही है। और अगर मैं आगे बात करता हूं तो घर के दरवाजे प्लस खिड़की जो होते थे ये मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, ये गली में खुलते थे। तो मैं अगर आपको बताऊं इसकी दरवाजे और खिड़कियां कभी भी मुख्य सड़क पर, जैसे मान लीजिए ये मुख्य सड़क है तो इधर दरवाजा नहीं होता था, जो इसके अंदर गली होती थी इस गली की तरफ में दरवाजा और खिड़कियां खुलती थी। अपवाद की बात अगर मैं आपसे करूं तो लोथल एक क्षेत्र था जहां दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ खुलती थी, गली में नहीं खुलती थी। तो ये लोथल अपवाद था। आइए हम लोग आगे देखते हैं घर के बारे में कि घर की क्या स्थिति है। तो घर में आंगन, जो घर होता था वहां आंगन मिला है, रसोई घर मिला है और स्नानागार। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जहां पर कुओं का साक्ष्य मिला है। कुआं अर्थात लगभग 90% घरों में आप कह सकते हो कुओं के भी साक्ष्य है। 10% घरों में इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं, 10% घरों में कुओं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं, हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर रक्षा प्राचीर और किलेबंदी। मैंने आपको अभी समझाया रक्षा प्राचीर क्या है। ये मान लीजिए एक नगर है, ठीक है, ये नगर है, इसके चारों ओर कच्ची ईंट से इसकी घेराई कर दी जाती थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब बाहरी जो व्यक्ति इस पर अटैक करेंगे उनसे इसकी क्या करते थे, वो सुरक्षा कर लिया करते थे एक प्रकार से अपने नगर की, ठीक है। इसी को रक्षा प्राचीर और किलेबंदी भी कहते हैं। चोर, पशु, लुटेरे, इनसे सुरक्षा के लिए ही रक्षा प्राचीर और किलेबंदी की जाती थी। आगे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है, जो यहाँ की एक अद्भुत निर्माण नियोजन कहा जाता है, अर्थात निर्माण की एक अद्भुत परिकल्पना इसको माना जाता है। बहुत विशाल स्नानागार मिला है जहां लोग स्नान करते थे किसी खास उत्सव पर। जब मैं आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाऊंगा तो वहां मोहनजोदड़ो में हम चर्चा करेंगे इस विशाल स्नानागार के बारे में अच्छे से। आगे आते हैं, मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी मिला। अन्नागार का मतलब होता है वह स्थान जहां पर अन्न को एकत्रित करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, और यह सबसे बड़ी इमारत के रूप में, अर्थात अगर आपसे पूछे सैंधव सभ्यता, इसी को कहते हैं सैंधव सभ्यता की, सैंधव सभ्यता। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, सैंधव सभ्यता का सबसे अद्भुत निर्माण नियोजन, आप कहोगे विशाल स्नानागार। और अगर आगे मैं बात करूं इसमें, तो यहाँ जो ईंटें प्रयोग होती थी इनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1, अर्थात लंबाई 4 की, चौड़ाई 2 की और मोटाई 1 की हुआ करती
ठीक, टॉपिक हमने पढ़ा ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम आपको जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे आप कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको रोपड़ पढ़ाऊंगा, और मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, सुरकोदटा, मतलब जितने इंपॉर्टेंट स्थल हैं इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में लगभग सारे स्थलों को कवर करेंगे, और जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे रिलेटेड एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।